हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के चैप्टर नंबर 17 की, जिसमें आज हमें बात करना है क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट एक्ट एंड रूल के बारे में बात करें। काफी छोटा चैप्टर है तो वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं होने वाली है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एज यूजुअल इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। तो आज हमें बात करना है क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट एक्ट एंड रूल, जिसमें हमें बात करना है एस्पेक्ट रिलेटेड टू फार्मेसी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट एक्ट एंड रूल के बारे में, लेकिन पहले हम देखेंगे कि क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट होता क्या है। तो क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट को अगर आपको डिफाइन करना है तो कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी क्लिनिक या फिर कोई भी सिमिलर फैसिलिटी जो किसी बीमारी को या तो ठीक करता हो, ठीक है, या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम से हो, चाहे वो एलोपैथी से है, चाहे वो आयुर्वेद से, यूनानी से है, सिद्ध से है, उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट। यानी कि सिंपल हम बोल सकते हैं कि क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट हेल्थ केयर स्टेबलाइजमेंट होता है, जो किसी भी नाम से या किसी भी बीमारी को ठीक करता हुआ या किसी इंजरी को ठीक करता हुआ, प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट करता हुआ या फिर किसी डिसेबिलिटी में को ठीक करता हुआ। तो ये सारी चीजें जहां पे होती हैं उसको बोला जाता है क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट। अब क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट के रजिस्ट्रेशन से लेके और रेगुलेशन के लिए जो एक्ट और रूल बनाए गए हैं और किसके अंडर में वो काम करते हैं, कौन उनको एप्लीकेबल करता है, उसके बारे में हमें बात करना है। फार्मेसी किस टाइप से रिलेट करती है इसमें, क्योंकि क्लिनिकल हॉस्पिटल्स और फार्मेसी तो अलग अलग है, तो वो भी हम बात करने वाले हैं कि इससे फार्मेसी कैसे कोरिलेट करती है, वही हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट एक्ट एंड रूल। तो ये जो क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट है यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो होता है या फिर रेगुलेट करता है क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट को। ये जो एक्ट है 2010 में आया था, ठीक है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी होता था और रेगुलेशन से रिलेटेड जो भी कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन होती थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की गई 2010 में। और ये सभी क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट में और सभी कंट्री में ये एप्लीकेबल होता था, ठीक है, with a view to prescribe the minimum standard of facility and service provided by them। यानी कि जो भी क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट है उनका अगर इंस्पेक्शन टाइप होते तो उनके पास मिनिमम स्टैंडर्ड रहना चाहिए प्रिस्क्रिप्शंस के लिए, और मिनिमम फैसिलिटीज सर्विसेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब ये जो एक्ट आया था ये क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट को रूल को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये रूल आया था। किसके थ्रू आया था? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये आया था। द एक्ट हैज टेकन इफेक्ट इन द 4 स्टेट। सबसे पहले ये 4 स्टेट में था, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में था, हिमाचल प्रदेश में था, मिजोरम में था, सिक्किम में था, एंड ऑल यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, एक्सेप्ट द एनसीटी ऑफ दिल्ली। यानी कि इसको छोड़ के, एनसीटी दिल्ली को छोड़ के ये इन स्टेट में काम करता था, ठीक है। द एक्ट वाज नोटिफाइड बाय गजेट डेटेड 28 फरवरी 2012। यानी कि 28 फरवरी 2012 में ये जो एक्ट था ये गजट में आ गया था, ठीक है। गजट में आने का मतलब है कि सबको ये कंफर्म हो गया, सबको पता चल गया, सबके पास नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, बिहार, झारखंड, आसाम और हरियाणा हैज अडॉप्टेड द एक्ट अंडर क्लेयूज फर्स्ट ऑफ आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इस एक्ट के अंदर ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड, आसाम, हरियाणा ने ये जो पर्टिकुलर एक्ट था इसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, अंडर द क्लॉज फर्स्ट ऑफ आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इसमें आते हैं, द क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट रूल आर ए सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन इश्यू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट अक्रॉस द कंट्री। यानी कि इस लाइन में इसकी पूरी डेफिनेशन आ जाती है कि अगर हम बात करें कि क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट एक्ट एंड रूल आया क्यों था, तो ये इसलिए आया था क्योंकि जितनी भी क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस थी
उनको फॉलो कराने के लिए, उनको रेगुलेट कराने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू ये जो एक्ट है ये पास किया गया था, जिससे कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या जिस भी रिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी को ठीक करने वाले हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक हैं, वो सही से रेगुलेट कर सके, अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। तो ये सभी कंट्री में इसीलिए आया था कि जितने भी क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट है वो अपना रूल रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सके, अपना जो फंक्शन है, अपने जो काम है उनको सही तरीके से कर सके। तो क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट यानी कि हॉस्पिटल्स, क्लिनिकल या फिर आप बोल सकते हो ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे कोई बीमारी ठीक होती है। एक्ट एंड रूल का मतलब यानी कि क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो कराने के लिए एक्ट एंड रूल आया। अब हमें ये भी बात देखना है कि फार्मेसी इससे कैसे कोरिलेट करती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट रूल के लिस्ट के बारे में और देखेंगे कि उनके अंदर हम कौन कौन से रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट में रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 जो हमारा मेन है। देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सिर्फ हमने जो भी आज तक पढ़ा था, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई रूल रेगुलेशन था, चाहे वो फार्मेसी से रिलेटेड था रूल रेगुलेशन, वो सारे रूल रेगुलेशन को ऐड कर दिया। जैसे इथिक्स के बारे में हो गया, इथिक्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ट्रेनिंग रेगुलेशन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो सारा का सारा क्या कर दिया, मिक्स करके ये सारी चीजें बना दी गई हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अगर क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, यानी कि अगर आप हॉस्पिटल खोलते हो या फिर अगर आप फार्मेसी भी आप ओपन करते हो तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, और उसके बाद रेगुलेशन आपको कैसे करना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एक्ट में क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इसके अकॉर्डिंग ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि यही एक्ट जो होता है वो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है किसी भी और रेगुलेशन आपको कैसे करना है, क्या इसका रूल रेगुलेशन रहने वाला है, वो भी इसकी जो जितनी भी टर्म एंड कंडीशन होती है वो इस एक्ट के अंदर होती है। कि भाई अगर आप कोई भी क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट खोलते, चाहे वो हॉस्पिटल है, क्लिनिक है या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर है, आप उसको कैसे रेगुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे इंस्पेक्शन होता है ना कि भाई आपको ये सारी चीजें रखनी है, जैसे फार्मेसी में एक रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, तो ये पूरा रेगुलेट करने की टर्म एंड कंडीशन है जो पीसीआई के अकॉर्डिंग है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है कि क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट अगर आप खोलते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ से प्रोवाइड होगा, किस एक्ट के अंदर आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है। किस एक्ट ने ये बोला है कि भाई अगर आप कोई भी क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट खोलते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ से लेना होगा। तो ये एक्ट आया था 2010 में, ठीक है। उसके बाद रेगुलेट करने की जितनी भी टर्म एंड कंडीशन होगी वो सारी इसमें मेंशन होगी। सेकंड हमारे पास जो रूल आता है वो आता है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रेगुलेशन। जैसे फार्मेसी अगर आप खोलते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, डी फार्मा होना चाहिए, प्लस आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। आपको कुछ टाइम की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो सेम सारी चीजें यहाँ पे भी है, मतलब कोरिलेट करती हैं, इसीलिए ही बोला गया है कि फार्मेसी कैसे इसको कोरिलेट करती है। तो इसमें क्या है, दीज रेगुलेशन प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया, यानी कि आपके पास प्रॉपर स्टैंडर्ड मेडिकल एजुकेशन होनी चाहिए जो भी मिनिमम है, ठीक है। जैसे फार्मेसी अगर आप खोलते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम डिप्लोमा होना जरूरी है, बी फार्मा है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ट्रेनिंग होना चाहिए इंडिया में, ठीक है। दे ऑल्सो स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर द रिकॉग्नाइज ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि इसी एक्ट ने अगर कोई मेडिकल कॉलेज भी है या फिर अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसके लिए क्या स्पेसिफाई क्राइटेरिया रहेगा वो भी इसने सेट किया है। नेक्स्ट थर्ड इसमें बात आती है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर एनएबीएच स्टैंडर्ड। एनएबीएच हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या करता है, ये क्वालिटी पे स्पेसिफिक ध्यान रखता है, ठीक है। क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, हेल्थ केयर एक्सपर्ट कैसे होने चाहिए, पेशेंट ग्रुप कैसा होना चाहिए, कैसे आपको उसको कंसल्ट करना है, स्टेक होल्डर कैसे होने चाहिए और किस क्वालिटी में किस सेफ्टी में आपको काम करना है, वो सारी चीजें इसके अंडर में आती हैं। क्यों मतलब जो जैसे
कोई भी अगर हॉस्पिटल होता है या कोई भी क्लिनिक होता है, तो उसमें किस क्वालिटी से आपको काम करना है, किस सेफ्टी से आपको काम करना है, ठीक है, क्योंकि किसी पर्सन की हेल्थ को हार्मफुल नहीं होना चाहिए, किसी की हेल्थ नहीं बिगड़नी चाहिए, तो वो NABH काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है इंडियन मेडिकल काउंसलिंग प्रोफेशनल्स कंडक्ट, ठीक है, एडुकेट एंड इथिक्स रेगुलेशन 2002। तो यानी कि इस एक्ट के अंदर क्या होगा, जितनी भी इथिकल कमेटीज हमने अभी पढ़ी थी, जितने भी उनके रूल रेगुलेशन थे, वो सारे के सारे कंडक्ट किससे होते हैं, इस रेगुलेशन से होते हैं जो 2002 में आया था। दीज रेगुलेशन सेट आउट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड इथिक्स फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर इन इंडिया। यानी कि इसने जो सेट किया था, इसने ये सेट किया था कि जितने भी इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उनके इथिक्स, उनका कोड, इथिक्स का कोड क्या क्या रहना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम एनिमल पे भी काम करते हैं तो उसका भी कोई इथिक्स होता है, इथिकल कमेटी बनाई जाती है, उनके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। ऐसे ही आप किसी एनिमल को ट्रीट नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे जो क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट होता है, उसमें भी हमारा इथिकल कमेटी होती है, इथिक्स कोड होते हैं, जो कहाँ से जनरेट होती है, इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन से जनरेट होती है। दे प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर, पेशेंट केयर एंड कॉन्फिडेंशनली। यानी कि ये क्या करता है, ये गाइडलाइन सेट करता है कैसे आपको प्रोफेशनल बिहेव करना है, कैसे पेशेंट की केयर करना है, कैसे पेशेंट्स की जो हिस्ट्री है उसको बचा के रखना है, छुपा के रखना है, ऐसे आप किसी को नहीं बता सकते। तो ये कौन से एक्ट में आता है, इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन 2002। तो यानी कि ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है, बस हमने क्या किया, कंबाइन किया है और उनको किसी एक्ट में रख दिया है, बस ये आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये जो पर्टिकुलर एक्ट था, ये कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेडिकल ऑफिसर कोई भी आपसे फीस ले रहा है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता है तो आप उस पर कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं। उसके लिए स्पेसिफिक क्या है, उसके लिए सजा, पनिशमेंट है, ठीक है। और क्योंकि ये हेल्थ केयर सर्विसेज से है, तो इसमें हेल्थ केयर से ही हम बात करेंगे, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट हर किसी फील्ड में होता है। नेक्स्ट इसमें आता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, जो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, ठीक है। इसीलिए ये फार्मेसी से भी रिलेट करता है। जो क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट है, कहीं ना कहीं वो फार्मेसी के रोल से भी रिलेट करता है, ठीक है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जो आया था, वो इसलिए आया था कि जितनी भी हमारी ड्रग है इंडिया में, या जितनी भी कॉस्मेटिक है, उनको कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे मैन्युफैक्चर करना है, कैसे सेल करना है, इन सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था, ठीक है। और इस एक्ट का जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स थे, वो यही थे कि क्वालिटी अच्छी रहे, सेफ्टी रहे, इफिकेसी रहे किसी भी प्रोडक्ट की, चाहे वो ड्रग में है या फिर कॉस्मेटिक में है। तो इसीलिए जो क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट है, उसमें कोई भी चाहे ड्रग दे रहा है या फिर ड्रग बना रहा है, तो सारे रूल रेगुलेशन इसलिए सेट किए गए, और इसीलिए फिर ये क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट में आया। नेक्स्ट इसमें आता है नर्सिंग, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग एक्ट 1947, जो मेनली किसके लिए था, नर्सिंग स्टाफ के लिए था। कैसे उनको रूल रेगुलेशन उनके लिए कैसे बनाए जाए, क्या स्टैंडर्ड्स उनके लिए सेट किए जाएं, ठीक है। जैसे अगर नर्सिंग आपको करनी है और अगर नर्सिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी रूल रेगुलेशन है, वो नर्सिंग एजुकेशन या प्रैक्टिस से रिलेटेड, वो भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और ये सारे रूल रेगुलेशन जो बने थे, वो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग एक्ट में बने थे, जो 1947 में आया था। और ये जितना भी ये काउंसलिंग है, ये सिर्फ नर्सिंग स्टाफ के लिए है। तो यानी कि हर पर्टिकुलर कैटेगरी को अलग अलग एक्ट में डिवाइड कर दिया गया है, हर पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन अलग अलग एक्ट में डिवाइड कर दिया है। रूल रेगुलेशन डेफिनेटली सी बातें सिमिलर होंगे, लेकिन एक्ट अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे बोल सकते हो आपकी, अलग अलग ब्रांच में उनको सेट कर दिया गया। जैसे अगर फार्मेसी का बंदा है, तो फार्मेसी काउंसलिंग से उसको रजिस्ट्रेशन चाहिएगा। अगर नर्सिंग स्टाफ है, तो उसको नर्सिंग काउंसलिंग से उसको रजिस्ट्रेशन चाहिएगा। तो ये जो रूल रेगुलेशन है, ये पर्टिकुलर हर स्टाफ मेंबर्स के लिए अवेलेबल है।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फार्मेसी से रिलेटेड कुछ की एस्पेक्ट की, जो कि हमारे अंडर स्टेबलाइजमेंट में आते हैं। ठीक है, द क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट एक्ट और फार्मेसी आर क्लासिफाइड एज क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट, यानी कि जो हमारा क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट एक्ट है वो फार्मेसी एक्ट है, ये हमारा क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट में ही आता है। ठीक है, एंड आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द रिलेवेंट अथॉरिटी, यानी कि सभी को रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, अपना अपना जो भी उनका रिलेवेंट अथॉरिटी होता है। जैसे फार्मेसी में फार्मेसी काउंसलिंग, नर्सिंग में नर्सिंग काउंसलिंग। The act lay down certain rule and regulation that pharmacists need to follow to ensure the safety and well-being of their patient। यानी कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे फार्मेसी के लिए, जिससे कि वो पेशेंट्स के उनके वेलबींग यानी कि उनकी सेहत के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए इंश्योर हो सके। सबसे फर्स्ट इसमें आता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जितने भी हमारे क्लिनिकल स्टेबलाइजमेंट होते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है, इंक्लूडिंग फार्मेसी, यानी कि फार्मेसीज भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, उसके बाद जो भी जिसकी अथॉरिटी होती है वहीं से ही वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंक्लूड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द ओनरशिप, लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द फार्मेसी, यानी कि जब भी आप फार्मेसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपके पास ऑनरशिप की इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, लोकेशन आपको पता होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो भी रूल रेगुलेशन है वो आपको इसमें करने हैं। सेकेंड इसमें आता है क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, द एक्ट स्पेसिफाइड दैट द फार्मासिस्ट वर्किंग इन ए फार्मेसी मस्ट पोसेस द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, जैसे डी फार्मा होना नेसेसरी है, एंड ट्रेनिंग एज पर द फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, यानी कि पीसीआई के अकॉर्डिंग जो भी ट्रेनिंग पीरियड है, जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको एज ए फार्मासिस्ट वर्क करना है किसी भी फार्मेसी में। The pharmacists are also required to renew their registration every 5 years and undergo regular training to stay updated with the latest development in the field of pharmacy। यानी कि जो भी फार्मासिस्ट होते हैं एक तो उनका रिन्यूअल होना डेफिनेटली बात है, जरूरी है रजिस्ट्रेशन का। 5 साल में, हर 5 साल में रिन्यूअल होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन चला लिया और उसके बाद आप उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हर 5 साल में आपको रिन्यू कराना है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग लेनी है, टाइम टू टाइम आपको ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है जैसे जैसे टाइम पीरियड ओवर हो रहा है वैसे वैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है, तो आपको लेटेस्ट टेक्निक जानने के लिए जो भी ट्रेनिंग होती है वो आपको रेगुलर करनी है। नेक्स्ट इसमें आता है क्वालिटी ऑफ ड्रग एंड सर्विसेज। The act mandates that pharmacies must ensure the quality of drug and service offered to patient, यानी कि जो भी फार्मेसीज हैं वो जो भी उनके पास ड्रग है उनकी क्वालिटी को इंश्योर कर ले, वो सही होना चाहिए पेशेंट्स के लिए। जो भी पेशेंट्स को वो देते हैं उनकी क्वालिटी अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, दिस इंक्लूड प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, डेफिनेटली सी बात है इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी आती है मेडिसिन की, कैसे आप मेडिसिन को मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल जो हमने पढ़ा था ABCVD एनालिसिस, वो सब इसमें आता है। ठीक है, कैसे आप डिस्पेंस करते हैं। उसके बाद जो भी हमारी एक्सपायरी मेडिसिन है उनको आप कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, यानी कि कैसे आप स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, एंड इंश्योरिंग दैट द मेडिसिन आर नॉट एक्सपायर्ड, यानी कि ये भी बात इंश्योर कर लें कि मेडिसिन एक्सपायर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है। ये जो जितनी भी रूल रेगुलेशन में गाइडलाइंस बनी है वो कहीं ना कहीं पेशेंट की सेफ्टी में बनाए, यानी कि फार्मेसीज में पेशेंट की सेफ्टी बनी रहे। तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए हैं। अब क्योंकि हम लोग फार्मेसी की बात कर रहे हैं तो फार्मेसी में पेशेंट की सेफ्टी को आपको बना के रखना है। दिस इंक्लूड इंश्योरिंग दैट द प्रिस्क्रिप्शन आर एक्यूरेट, जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियली। ठीक है, यानी कि जो भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल लेना चाहिए, किसी को नहीं बताना है, शेयर नहीं करना है। एंड प्रोवाइडिंग एडुकेट इंफॉर्मेशन ऑन द यूज ऑफ मेडिसिन टू पेशेंट, और आपको पेशेंट्स को सही सही से बताना है कि कैसे पेशेंट को मेडिसिन को यूज करना है, मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको उसको मेडिसिन से रिलेटेड देना है।
नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 18 की, जिसमें हमें बात करना है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के बेसिक एस्पेक्ट related to pharma manufacturing to disposal of pharma medical waste at home, pharmacies and hospitals. Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.